Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. कृषि सशक्तिकरण या कृषक सशक्तिकरण फार्मर्स एम्पावरमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 2 प्रस्तुत करेंगे। और पार्ट 2 में हमारा जो फोकस का बिंदु होगा, भारत सरकार द्वारा जो 3 कानून पारित किए गए हैं उसका जस्ट एक अति संक्षिप्त कुछ शब्दों में परिचय कराएंगे और किसान का जो आंदोलन इसके विरुद्ध चल रहा है इसका संदर्भ लेंगे और दोनों का स्थितियों को तुलना करते हुए कृषि सशक्तिकरण या कृषक सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लें भारत के संदर्भ में कृषि सशक्तिकरण क्या है या कृषक सशक्तिकरण फार्मर्स एम्पावरमेंट क्या है। किसानों को आय बढ़े, उसके फसल का कीमत अधिक मिले, उसे सिंचाई की सुविधा मिले, खाद बीज की सुविधा हो, खाद बीज और सिंचाई में सब्सिडी प्राप्त हो। यह किसान सशक्तिकरण का भारत में सामान्य मत है। जब भी किसान की बात आती है तो किसान को कुछ लोन दे दीजिए और रिकवरी का समय आता है तो किसान की लोन को माफ़ कर दीजिए। किसान को खाद में सब्सिडी दे दीजिए, किसान को सिंचाई में सब्सिडी दे दीजिए, किसान को बीज में सब्सिडी दे दीजिए और किसान का जो फसल उपजता है उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दीजिए। उनके अनाज की बिक्री उचित कीमत पर हो। यह सामान्य कृषि सशक्तिकरण का भारत में संदर्भ है। आगे भी बात कुछ बढ़ती है तो कुछ नए नए ऑफिस खोल दीजिए, कृषि के नाम पर रिसर्च केंद्र खोल दीजिए, कोई कॉरपोरेशन बना दीजिए, कोई निदेशालय का गठन कर दिया जाए जिसमें कुछ लोगों की बहाली हो जाए। प्रत्येक प्रखंड में कृषि पदाधिकारी का पदस्थापन कर दिया जाए, कृषि सेवक की बहाली कर दी जाए, किसान सेवक की बहाली कर दी जाए। और यह किसान सेवक या कृषि पदाधिकारी कितना मददगार हो यह बात की बात है। वह शोषक है या मददगार यह एक चर्चा का विषय है। लेकिन सामान्यतः भारत में जैसे ही कृषि सशक्तिकरण की बात आती है कुछ बहाली करने की बात होती है, चाहे वह कृषि सलाहकार के रूप में हो, किसान सलाहकार के रूप में हो, किसान सेवक के रूप में हो, किसान कृषि सुपरवाइजर के रूप में हो। लेकिन कुछ लोगों की बहाली करना, कुछ ऑफिस को खोलना, कुछ रिसर्च केंद्र को खोलना और किसानों को प्रत्यक्षतः खाद बीज सिंचाई में सब्सिडी देना, लोन देना और लोन माफ़ करना, किसानों के फसल को अधिक कीमत मिले इसके लिए नीति निर्णय करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में हो या किसानों को अनाज को क्रय करना, यह किसान सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ भारत में है। यह मोटा मोटी समझ लें। अब जो देखते हैं कि वर्तमान सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम किसानों की आय 5 वर्ष में दुगुना करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। इसके लिए कुछ पॉलिसी डिसाइड करने की बात आई। उस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने 3 कानून पारित किया और तीनों कानून एक मंडी और बाजार व्यवस्था से संबंधित है, दूसरा भंडारण से संबंधित है और तीसरा एकरारनामा कृषि अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। यह 3 पहला जो इसकी विस्तृत वर्णन तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सामान्य अर्थ में समझे सामान्य आदमी, पहला जो एक्ट है
कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, जिसमें जो है मुख्य रूप से वह मंडी बाजार व्यवस्था से संबंधित है। और बाजार व्यवस्था में अब जो व्यवस्था कर दी गई है इस एक्ट के तहत कि किसान मंडी के बाहर कहीं भी अपने वस्तु को भेज सकता है। वह लोकल मंडी में ही नहीं, जहां उसे उचित मिले वह बेच सकता है। अर्थात व्यापार पर मंडी से बाहर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, बिक्री पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जहाँ चाहे वह बेच सकता है। मंडी में, बाजार में बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। कहीं भी क्रय विक्रय की जा सकती है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह पहला जो एक्ट है कि किसान को स्वतंत्र कर दिया गया कि वह बाजार से, मंडी से, लोकल जो मंडी है वहाँ से बाहर देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा कर के वह बेच सकता है। यह पहला एक्ट। दूसरा जो एक्ट है वह भंडारण से संबंधित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1955 से लागू है। कुछ वस्तु का, कुछ सामग्री का, खाद्य सामग्री को अनिवार्य वस्तु बनाया गया और उसके भंडारण की सीमितता पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। अब जो इस अधिनियम के तहत, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के तहत जो भारत सरकार ने पारित किया है, इसमें कुछ अनाजों को जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसके अधीन से मुक्त कर दिया गया, जिसमें अनाज है, दलहन है, तिलहन है, खाद्य तेल है, प्याज है, आलू आदि कई वस्तु उस सूची से हटा करके, और यह तय कर दिया गया कि कोई भी किसान किसी भी मात्रा में कहीं भी भंडारण कर सकता है। यह पूरी तरह जो है भंडारण को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को कहीं भी कोई इसमें जो है भंडारण की सीमा नहीं रही, भंडारण पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। यह दूसरा एक्ट। तीसरा जो एक्ट है वह कहा जाए कि एग्रीमेंट से संबंधित है। किसान अपने बीज बोने के पहले किसी भी कंपनी से, किसी भी ग्राहक से वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि मेरा फसल उपजेगा तो मैं आपको इस कीमत पर फसल का उपज उपलब्ध कराऊंगा, बेचूंगा। यह कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो जाएगा, फसल बोने के पहले या फसल जब लगा हुआ है उसी समय क्रेता या कोई कंपनी जिससे एग्रीमेंट होगा वह जाएगा, फसल का कीमत तय रहेगा। किसान को इससे फसल बेचते समय कीमत की फ्लैक्चुएशंस, कमी बेसी से मुक्ति मिल जाएगी। यह उद्देश्य से किया गया। यह 3 एक्ट सरकार अपने संदर्भ में, अपने सोच में किसानों के लिए किया। यही मोटा मोटी है। इसी के विरुद्ध में इसे काला कानून कहा जा रहा है और इसे वापस लेने के लिए देश में किसान आंदोलन चल रहा है। मोटा मोटी यही समझे किसान आंदोलन का संदर्भ। अब कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस तर्क में यह बातें हैं कि इस कानून की आवश्यकता ही क्या थी जब किसान लोग सामान्य ढंग से पुरानी व्यवस्था में चल रहे थे। पुरानी व्यवस्था में सुधार का प्रयास करना कोई गलत नहीं है। हाँ, कंपल्सन होना दूसरी बात है। इस कानून की बारीकी में जाएंगे तो हम समझते हैं कि सेंटिमेंटल और फैक्चुअल 2 स्थिति है। इस एक्ट्स के सेंटिमेंटल सपोर्ट या विरोध
और इस एक्ट के फैक्चुअल सपोर्ट और विरोध में कुछ बातें हैं। आप फार्मर इंपावरमेंट पार्ट 1 में हमारे जो देखे थे कि एक बिहार के पटना जिला के दीघा ग्राम क्षेत्र में किसानों को किस तरह संपन्न किसानों को भिखारी बना दिया गया सरकार के एक निर्णय के कारण। सरकार की आवास नीति के कारण किसानों को, दीघा क्षेत्र के किसानों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया और यहाँ के विश्व प्रसिद्ध जो दुधिया मालदा का आम था वह नष्ट हो गया। आलू, प्याज, धान, मक्का, गेहूं का जो खेती के लिए बहुत फर्टाइल लैंड था वह बंजर बना दिया गया। किसान जो 10 बीघा 20 बीघा के 10 एकड़ 20 एकड़ के मालिक थे वो आज 2-4 कट्ठा के मालिक हो गए। और इस नीति के कारण किसान अपना किसानी छोड़ दिए और वह एक तरह से कहा जाए कि भूमिहीन हो गया। इसी तरह की आशंकाएं कहीं न कहीं इस तीनों एक्ट के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। मेरा फर्स्ट पार्ट प्रोड्यूस करने का उद्देश्य यही था कि किसान को इस बात का भय है कि कहीं इस एक्ट को लागू होने से हम बंधुआ मजदूर नहीं बन जाए, हमारा जो भूमि पर मालिकाना हक है उसको कहीं खो न दें और कानून के उलझन में पड़ करके हम भिखारी नहीं बन जाए। यह एक सेंटिमेंटल जो पुराने संदर्भ है उस संदर्भ में एक भावनात्मक उनके दिमाग में यह बातें हैं कि इन एक्ट का प्रभाव जो है उसके कानूनी अड़चन में, कोर्ट केस मुकदमा के चक्कर में न्यायालय का शरण लेना पड़े और न्यायालय कहीं न कहीं की प्रक्रियाएं कुछ ऐसी है जिसमें हम भूमिहीन न हो जाए। इस आशंका के लिए, इस भावनात्मक आशंका के कारण भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, जब फैक्चुअल की बात करते हैं कि फैक्ट क्या है, तो फैक्ट के संदर्भ में बाजार व्यवस्था, मंडी व्यवस्था से किसानों को, मंडी व्यवस्था के बंधेज से किसानों को मुक्त कर देना, भंडारण की सीमितता से किसानों को मुक्त कर देना, व्यापारियों को मुक्त कर देना और स्वेच्छा से इकरारनामा करने की बात के संदर्भ में कहीं न कहीं यह किसानों को आज़ादी देना मेरे समझ से भावनात्मक स्थिति जो हो, तथ्यात्मक स्थिति किसान के विरुद्ध में बहुत नहीं जाता है। लेकिन इतना न भयभीत हैं भावनात्मक दृष्टि से, पुराना इतिहास, आज़ादी के बाद विभिन्न कानूनों द्वारा जो किसान को क्षति पहुंची है और व्यापारी उस पर हावी रहा है, इसके कारण किसान भयभीत है। सरकार को चाहिए कि इन भावनाओं को, किसान की इन भावनाओं को गारंटी दे। साथ ही साथ इन तीनों एक्ट में जो किसान ने जो आपत्ति दर्जाई है उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए कहीं न कहीं कोई कॉन्सिलेशंस समिति वगैरह का गठन कर इसका निदान कराने का प्रयास करना चाहिए और किसी तरह की दबाव की बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान की व्यवस्था में आप देखेंगे कि कुछ कार्य भारत सरकार को करना है, कुछ कार्य राज्य सरकार को करना है, कुछ सारे निजी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। भारतीय संविधान में कल्टीवेशन जो है, खेती, यूनियन लिस्ट में है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वह स्टेट लिस्ट में है। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार को अपनी सीमा के अनुसार जो कल्टीवेशन यूनियन लिस्ट में है उसके दायरे में कानून बनाना चाहिए
और राज्य सरकार को जो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है उसके दायरे में कुछ रूल्स नियम रेगुलेटरी बनाने का अधिकार है। इस संदर्भ में विवाद का समाधान भारत सरकार को राज्य सरकार और किसान नेताओं के साथ मिलकर करना चाहिए। यह मेरा अपना संदर्भ। अब किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में जाते हैं। कोई भी आंदोलन से क्या होता है? किसान आंदोलन नहीं, कोई भी आंदोलन से आज़ादी के बाद हम जब देखते हैं भारत में आंदोलनों का दौर, तो आंदोलन का दौर का परिणाम यह होता है, जैसे जयप्रकाश बाबू का जो मूवमेंट चला 1974 में, उस 74 में जो आंदोलन का दरमियान देखें कि बहुत से नेता पैदा हुए और वह नेता आज देश में सत्तासीन है। बिहार में सारे नेता जयप्रकाश मूवमेंट 1974-75 के जयप्रकाश मूवमेंट का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश नेता, गुजरात में सब जयप्रकाश मूवमेंट के परिणाम यह हुआ कि बहुत से नेता पैदा हो गए। अन्ना हजारे के मूवमेंट का परिणाम देखें कि केजरीवाल और बहुत से नेता पैदा हुए। सिसोदिया, केजरीवाल या दिल्ली में जो आया। शायद इस किसान आंदोलन का परिणाम जो भविष्य में आने वाला है, कुछ देश को में ट्रेंड नेता निकलेंगे इसी किसानी मूवमेंट से, जो देश और राज्य की सत्ता को संभालेंगे। यह आंदोलन। फिर आंदोलन का दो रूप है। आंदोलन की जब व्याख्या करेंगे इतिहास में, भारत के संदर्भ में आंदोलन, जो भी आंदोलन अधिक दिनों तक चलता है उसका परिणाम होता है कि उससे कोई ना कोई नेता उपजता है जो आगे चल करके सत्तासीन होता है। दूसरा आंदोलन का इतिहास देखेंगे आज़ादी के पहले। आंदोलन के संदर्भ में यह जो डिमांड होता है, डिमांड के बारे में कहा जाता है कि आम लोगों को डिमांड की स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। एक मिथ क्रिएट करना है, और मिथ क्रिएट करने के पीछे जितना आप गिल्ड सोशलिज्म का मूवमेंट देखेंगे, सोशलिज्म का मूवमेंट देखेंगे, ट्रेड यूनियन का मूवमेंट देखेंगे, इवन साम्यवादी मूवमेंट को भी जो देखेंगे, तो इस आंदोलन में जो डिमांड किया जाता है, डिमांड एक मिथ क्रिएट किया जाता है। और यह कि इस आंदोलन की सफलता के बाद एक नया स्वर्ग आएगा, एक नई व्यवस्था आएगी। इस किसान आंदोलन में एक जो मिथ क्रिएट किया गया कि यह काला कानून है, और इस काला कानून का अंत, इस आंदोलन की सफलता का परिणाम यह होगा कि किसानों का राज आएगा। भारत में अगला जो शासक होगा वह किसान होगा। यह एक मिथ क्रिएट हो रहा है। आज के पॉलिटिकल भाषा में इसे कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं कि समाज में एक अंधभक्तों का लेयर तैयार हो रहा है। यह बीजेपी के संदर्भ में कहा जाता है कि बीजेपी के फॉलोअर अंधभक्त हैं। लेकिन ये सभी मूवमेंट का इतिहास में देखते हैं, पूरा इतिहास में, तो मूवमेंट का इतिहास में मिथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। पूरे पॉलिटिकल फिलॉसफी का, चाहे वह एनार्किज्म हो, खासकर विशेषकर गिल्ड सोशलिज्म, ट्रेड यूनियन, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, उस मूवमेंट्स में जो डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड है, वह इल्यूजनरी रहता है, कुछ शब्दों में सिमटा रहता है, और उद्देश्य ही रहता है कि इस आंदोलन की सफलता के बाद एक सुनहरा राज्य आएगा, सुनहरा व्यवस्था आएगा, जिसमें इस वर्ग का महत्व होगा। इस किसान मूवमेंट का भी उद्देश्य है कि इस आंदोलन की सफलता के बाद देश में किसानों का राज आएगा, जो मैं समझ रहा हूँ। और जो पूरे मूवमेंट के इतिहास के संदर्भ में यह जो मिथ है, उसी तरह आज कुछ लोग जो है बीजेपी के समर्थकों को अंधभक्त कहते हैं, नया टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नया टर्म नहीं, यह समर्थक नहीं, बल्कि किसी आंदोलनकर्ता जब आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ता है, तब अपने फॉलोअर को अंधभक्त बनाता है, और वह एक मिथ क्रिएट करता है। एक कहा जाए मिथ के कारण ही फॉलोअर जो है समर्पित होकर के संघर्ष करते हैं, और उसका सिंपल उद्देश्य यही रहता है कि
आंदोलन की सफलता के बाद आपका राज्य आएगा, बस। इसी तरह किसान आंदोलन के पीछे जो मिथ है कि यह काला कानून है, इसकी वापसी के बाद और जब हमारा किसान आंदोलन सफल होगा तो देश में किसानों का राज आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस मिथ के कारण यह मूवमेंट चल रहा है। फैक्चुअल है, सेंटिमेंटली यह है कि आम किसान यह भयभीत है। जो हम दीघा, बिहार के जो दीघा पंचायत के उदाहरण दे करके बताए थे फर्स्ट पार्ट में, कि एक आवास बोर्ड की एक्विजिशन नीति से किसान, संपन्न किसान भिखारी बन गए। उसी तरह किसान, पूरे देश के किसान इस बात से भयभीत हैं कि इस तीनों कानून के इम्प्लीमेंटेशन से हम किसान कहीं बंधुआ मजदूर नहीं बन जाए। यह सेंटिमेंटल है, कुछ फैक्चुअल भी है, सेंटिमेंटल भी है। लेकिन जब शब्द जाल की बारीकियों से देखते हैं तो कोई भी सरकार अगर यह लक्ष्य रखती है कि हम 5 वर्ष में किसानों को दुगना करेंगे तो उसके लिए कुछ न कुछ नीति तो लाएगी। नहीं तो जनता से जो वादा किया गया है कि 5 वर्ष में हम दुगना लाएंगे, वह कैसे संभव। यह इस वादा के प्रतिफल के रूप में यह 3 कानून आया जो अच्छे इरादे से है, लेकिन इसका परिणाम आम जनता इससे काफ़ी भयभीत है। सरकार के इरादे पर स्पष्टता नहीं है, अतः इसका कहीं न कहीं क्लियरेंस होनी चाहिए और आम किसानों को यह आश्वस्त करना चाहिए कि यह आंदोलनकर्ता एक मिथ क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिथ क्रिएट कर रहे हैं। ये सेंटिमेंटली बात कर रहे हैं, फैक्चुअल नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन के संदर्भ में सरकार और किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि देश हित में अनावश्यक जो फैक्चुअल है, फैक्ट को सामने रख करके जो संशोधन कराना है करा ले एक्ट में। पूरी तरह इसके विवाद में पड़ने से देश की प्रगति कहीं न कहीं बाधित होगी। आंदोलन अच्छी बात है, फैक्चुअल आंदोलन होना चाहिए, सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं। इसी संदर्भ में मेरा अपना जो संदर्भ है, आज के प्रेजेंटेशन में तीनों एक्ट, भारत सरकार के तीनों एक्ट का संक्षिप्त परिचय देना, रेफरेंस परिचय देना, उसका जिस्ट को रखना। किसान आंदोलन, किसान की जो भावना है, किसान को जो भय है कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिस तरह दीघा के किसान, बिहार पटना के दीघा के किसान भिखारी बन गए, उसी तरह पूरे देश के किसान इस तीनों एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कहीं न कहीं बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, भूमि का स्वामित्व खो देंगे। यह भावनात्मक दृष्टि से, फैक्ट एंड भावनात्मक दृष्टि से यह ग्रसित है। इसके निदान के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और किसान नेताओं को भी वास्तविकता को समझते हुए देश हित में सही निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ यह मूवमेंट इसलिए चलाना कि देश का अगला नेतृत्व कोई किसान करे, इसी मूवमेंट से, जो विभिन्न मूवमेंट से जो नेता पैदा हुए हैं, इसी तरह इस किसान मूवमेंट से किसान का कोई बेटा देश का अगला प्रधानमंत्री बने। इस आलोक में ध्यान रख करके आंदोलन करना ठीक है, कुछ लोगों के लिए पक्ष की बात हो सकती है, लेकिन देश का अगला नेता बनने की ट्रेनिंग देने के लिए मूवमेंट करना पर्याप्त नहीं है। किसानों के व्यापक हित को देखने की जरूरत है और व्यापक हित में देश हित है, संविधान के तहत हर किसी को कार्य करना है। भारत सरकार के जो यूनियन लिस्ट में जो कल्टीवेशन है और स्टेट लिस्ट में जो एग्रीकल्चर है, इस दायरे में रह करके नियम कानून और रूल्स बनाए जाने हैं और यह रूल्स, नियम कानून जो भी बनेंगे वह कहीं न कहीं किसानों के हित की बात होनी चाहिए। उनकी जो भावनात्मक रूप से कोई किसानों को हानि नहीं होनी चाहिए, तथ्यात्मक रूप से भी कोई किसानों को हानि नहीं होनी चाहिए। यह संदर्भ है। किसानों का सशक्तिकरण करना है तो मात्र सब्सिडी देकर, कर्ज को माफ़ करके नहीं की जा सकती है। पार्ट 1 में भी हम कहते कि देश में किसानों को सशक्त करना है तो उनकी भूमि को, जो एग्रीकल्चर लैंड है,
उसको सुरक्षित करना होगा। उसके मालिकाना हक भूमि पर उसको गारंटी देनी होगी और साथ ही साथ उस भूमि के कृषि योग्य भूमि अस्थायी रूप से बना रहे ग्रीन फील्ड के रूप में इसको ध्यान में रखना होगा। किसानों का फसल का उचित कीमत मिले, भंडारण की उचित व्यवस्था हो, ओपन मार्केट में क्रय विक्रय की सुविधा हो, इस बात का ध्यान में रखना होगा। किसानों को सशक्तिकरण के लिए किसानों को अगर कोई इकरारनामा के तहत, करार के तहत अगर फार्मिंग करते हैं किसान, तो जिस तिथि को किसान एग्रीमेंट किए हैं और जिस तिथि को इकरारकर्ता क्रेता अनाज को लिफ्ट करेगा, इस दोनों के बीच में देश में जो प्राइस इंडेक्स का कीमत बढ़ता है जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज के आलोक में उस एग्रीमेंट में प्लस करके किसानों को भुगतान होने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम एग्रीमेंट कर लिए और 5 बरस के बाद हम जब 5 बरस के बाद वाला फसल के लिए अगर हम जो अनाज लिफ्ट करेंगे, तो इस 5 बरस की अवधि में जो देश में इन्फ्लेशन का दर हुआ, जो महंगाई का प्राइस इंडेक्स बढ़ा, उसके आलोक में किसान को कीमत मिलनी चाहिए। अर्थात एग्रीमेंट हो, लेकिन एग्रीमेंट में यह बात होनी चाहिए कि जिस तिथि को अनाज लिफ्ट करे क्रेता, उस तिथि के प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन के दर जो देश में चल रहा हो उसके अनुसार, और जिस तिथि को एग्रीमेंट हुआ उस में उतना प्लस करके किसानों को भुगतान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात मेरा परामर्श पूर्व के जो फर्स्ट पार्ट में दिए हैं, उसी तरह किसान को सशक्तिकरण करने के लिए मात्र सब्सिडी देना, लोन को माफ़ कर देना, मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति देश में विकसित करना, यह पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ग्रीन लैंड को सुरक्षित घोषित करें, कृषि योग्य को अस्थायी रूप से सुरक्षित घोषित करें, ट्रेडिशनल खेती और साइंटिफिक खेती का बढ़ावा दे, और खेती से जुड़े हुए व्यवसाय को बढ़ावा दे, खेती से जुड़े हुए मजदूरों के अधिकार को सुरक्षित करे। सरकार जो सब्सिडी देती है, मजदूरों को जो मुफ्त में अनाज देती है, यह किसानों के माध्यम से वितरण कराया जाए ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में मजदूर उपलब्ध हो सके। किसान सशक्तिकरण करना है तो इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज पार्ट 2 में मेरा उद्देश्य अति संक्षेप में भारत सरकार के तीनों कानून का परिचय देना, किसान आंदोलन के तथ्यात्मक और भावनात्मक आशंका की ओर इशारा करना, आंदोलन में जो मिथ शब्द होता है, यह मिथ शब्द नहीं जो भावनात्मक होता है बल्कि फैक्चुअल होता है। कोई भी आंदोलन से जो कोई नया नेता उपजता है, ये किसान आंदोलन का उद्देश्य ऐसा नेता उत्पन्न करना है जो देश का अगला प्रधानमंत्री बने। इसी के लिए मात्र आंदोलन नहीं हो, बल्कि किसान को रियल में सशक्तिकरण की बात हो, और किसानों को सशक्त करने के लिए उनको भूमि को, कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित करना, किसानों को पर्याप्त मात्रा में मजदूर मिलते रहे, साइंटिफिक सुविधाएं मिलती रहे, और सरकार को किसानों को सशक्त करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मात्र सब्सिडी और अनुदान दे देना किसानों को सशक्तिकरण नहीं है। बजट में परसेंटेज बढ़ा देती है सरकार की। इस बार कृषि में हम 2% की वृद्धि कर रहे हैं पूर्ण बजट में, और उस बजट का व्यय कैसे होता है? सब्सिडी देकर, किसानों को इस शहर से उस दूसरे शहर में घूमने भेज करके, भारत के किसानों को अमेरिका भेज करके, भारत को किसान को एक जगह की जगह दूसरे जगह भेज करके मूवमेंट्स में अनावश्यक आउटलुक चेंज करने के नाम पर अनावश्यक व्यय होता है, नन प्लान वे में व्यय होता है। बजट का परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन वो बजट का बढ़ा हुआ परसेंटेज का अनप्लान्ड वे में यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम कामना करते हैं कि हमारे किसान
भावनात्मक और तथ्यात्मक दोनों बातों को ध्यान रखेंगे और हमारी सरकार, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो हमारे संविधान की जो सीमा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी, व्यवस्था करेगी और हमारे किसान भावनात्मक और तथ्यात्मक दोनों बातों के करेंगे। मिथ क्रिएट करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी है कि वो देश में जो ये लक्ष्य रखा है कि 5 वर्ष में किसानों की आय के दुगना करेंगे, इस दिशा में कहीं न कहीं सकारात्मक और कठोर निर्णय लेना चाहिए और इसकी गारंटी करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसानों को सशक्त कर सकते हैं। अति संक्षेप में रेफरेंस के रूप में आज पार्ट 2 पर मेरा विचार जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर मेरा यह अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।